नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए आपकी एक वैकेंसी आई थी मंडी परिषद की, ठीक है? ये जो वैकेंसी थी इसमें शॉर्टलिस्टिंग बहुत जल्द होने वाली है और इसी के हम लोग एमसीक्यूज़ शुरू करेंगे जो कि आपके चैप्टर से संबंधित हैं। जैसे इसमें एक चैप्टर आपको दिया गया है कृषि अर्थव्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था और इससे संबंधित उत्तर प्रदेश में जो मंडी से संबंधित थे हैं, उनसे संबंधित भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। इन्हीं के कुछ एमसीक्यूज़ हैं, उसी का पार्ट 1 हम लोग शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहले में देखो, कह रहा है कि अर्थशास्त्र को एक धन का विज्ञान, ये माना गया है किसके द्वारा? मार्शल के द्वारा माना गया है, स्मिथ के द्वारा, रॉबिन्स के द्वारा या फिर जीव के द्वारा? सवाल यहाँ पर है धन का अर्थशास्त्र। देखो, धन का अर्थशास्त्र से सीधे हम आपको लिए चलते हैं बाजारवाद में, यानी कि बाजार अर्थव्यवस्था, ठीक? सवाल ये पैदा होता है ये जो मैंने शब्द लिखा है जिसे कहा जाता है मार्केट इकोनॉमी, ये जो मार्केट इकोनॉमी है, बाजार अर्थव्यवस्था, इसके संबंध में एक पुस्तक आपने पढ़ी होगी या फिर अगर नहीं पढ़ी है तो इसका नाम भी सुना होगा। लेखक इसके हैं एडम स्मिथ। मैं पहले से ही बता देता हूँ, इनका नाम है एडम स्मिथ, ठीक है? और इनकी जो ये पुस्तक है, इसे कहा जाता है एन इंक्वायरी। ये पुस्तक आपसे पूछी जा सकती है, ध्यान रखिएगा। इकोनॉमिक्स से संबंधित यहाँ पर मैं टर्म्स की चर्चा कर रहा हूँ। इस पुस्तक ये जो पुस्तक है इसका नाम है इंक्वायरी टू द नेचर टू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन द वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है? ये पुस्तक है और इस पुस्तक के राइटर हैं एडम स्मिथ साहब। दरअसल ये जो पुस्तक है इसी पुस्तक या हम कहें एडम स्मिथ की विचारधारा से दो प्रकार की आर्थिक क्रियाएं व्याप्त हुई। और ये आर्थिक क्रियाएं कौन है? मैं बात कर रहा हूं स्मिथ की। तो स्मिथ, देखो, मैं बात कर रहा हूँ स्मिथ की। तो स्मिथ साहब की विचारधारा ने दो प्रकार की दो प्रकार की आर्थिक क्रियाओं को जन्म दिया। आर्थिक क्रियाओं को जन्म दिया। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो दो प्रकार की आर्थिक क्रियाएं हैं, ये कौन-कौन सी हैं? मैंने अभी सबसे पहले एक शब्द लिखा था बाजार अर्थव्यवस्था, मार्केट इकोनॉमी। इसमें से दो आर्थिक क्रियाएं, देखो आर्थिक क्रियाएं अगर आप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप बाजार से जुड़े हुए हो। इसका मतलब है दो प्रकार की आर्थिक क्रियाएं, यानी कि एक तो हो गई आपकी पूंजीवाद और दूसरे प्रकार की आर्थिक क्रिया है मुक्त बाजारवाद। मुक्त बाजारवाद ये क्या होती हैं, इनको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जैसे जैसे इन शब्दावलियों से हमारा परिचय होगा, ठीक है? दूसरी बात, अगर हम बात करें पूंजीवाद की, पूंजीवाद, तो पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली, गौर करना, आर्थिक प्रणाली इसका सबसे पहले विकास कहाँ पर किया गया या हम ये कहें इसको सबसे पहले प्रयोग में कहाँ लाया गया? तो ये जो पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली है, आर्थिक प्रणाली को पहली बार सबसे, हालांकि पहली में सबसे नहीं लगा सकते हो आप, सबसे पहली बार यूएसए, अमेरिका में प्रयोग किया गया। और ये बात मैं कर रहा हूँ 1777 की, ठीक है? यहाँ पर आओ, आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया था कि अर्थशास्त्र को एक धन का विज्ञान किसने माना है? आप बताओगे, इनका नाम है एडम स्मिथ, ठीक है? बी पार्ट। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा, अर्थशास्त्र की भौतिक सुधार यानी कि मटेरियल वेलफेयर संबंधी परिभाषा ये किसने दी थी? मटेरियल वेलफेयर एक शख्स हैं जिनका नाम है एडम स्मिथ तो है नहीं, इनका नाम है अल्फ्रेड मार्शल। दरअसल अल्फ्रेड मार्शल साहब का एक कथन काफी प्रचलित है, गौर करो। अल्फ्रेड मार्शल, ठीक? तो इनके अनुसार इन्होंने कहा है मनुष्य, गौर करना, इस कथन को पूछा जा सकता है, मनुष्य भौतिक कल्याण प्राप्त करने के लिए धन कमाता है, प्राप्त करने के लिए
धन कमाता है। यानी कि व्यक्ति अगर धन कमा रहा है तो उसके पीछे उसका मुख्य मोटो है उसको उसके भौतिक कल्याण। और भौतिक कल्याण यानी कि जो आध्यात्मिकता से संबंधित नहीं है। इसका मतलब है वो कहीं न कहीं मार्केट से इन्होंने जो अर्थ है उसको जोड़ के देखा था। इस इनका काफ़ी विरोध भी हुआ था आगे चल के, कई सारे ऐसे अर्थशास्त्री थे, ऐसे चिंतक थे, जिन्होंने इनका विरोध किया। खैर, इसे ही कहा जाता है अर्थशास्त्र की कल्याणकारी परिभाषा। अर्थशास्त्र की अर्थशास्त्र की कल्याणकारी परिभाषा। अगर आपसे पूछा जाए कि मुझे बताओ अर्थशास्त्र की भौतिक सुधार मटीरियल वेलफेयर इसको किसने परिभाषित किया था? आप बताओगे अल्फ्रेड मार्शल ने। नेक्स्ट देखो, सवाल है कि जब सफल उपयोगिता सबसे अधिक हो तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी? सफल उपयोगिता यहाँ पर 2 टर्म्स दिए गए हैं। एक तो आपको दिया गया है सफल उपयोगिता और दूसरा एक टर्म्स दिया गया है सीमांत उपयोगिता। पहले आप इन दोनों को समझो ये होते क्या हैं। मैंने कहा सबसे पहला शब्द उठाया सीमांत उपयोगिता। ये क्या है? और फिर मैं आपसे चर्चा करूँगा सफल उपयोगिता, ठीक है? देखो, सीमांत उपयोगिता क्या है? अगर मैं आपसे सीधा-सा सवाल पूछूँ, तो एक मुख्य पार्ट आप समझो कि कोई भी वस्तु है, उस वस्तु को की जो अतिरिक्त इकाई का उपयोग आप करोगे, उस उपयोग के लिए जो उपयोगिता में वृद्धि हुई होगी, उसे ही कहा जाता है उस वृद्धि को कहा जाता है सीमांत उपयोगिता। यानी कि किसी वस्तु की किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई एक अतिरिक्त इकाई, गौर करना, एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग करने से कुल उपयोगिता में हुई वृद्धि सीमांत उपयोगिता है। सीमांत उपयोगिता है। अब मेरा सवाल ये आया कि भाई एक शब्द मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, ये किया है कुल उपयोगिता। गौर करो, मैंने कहा किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का अगर आप उपयोग करते हो, तो उस उपयोग करने से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है, वो सीमांत उपयोगिता है। अब ये शब्द आया कुल उपयोगिता, इसका आशय क्या है? देखो, कुल उपयोगिता, मुझे बताओ इसका मतलब क्या है? आप बताओगे किसी वस्तु की विभिन्न मात्राओं विभिन्न मात्राओं के उपयोग से प्राप्त उपयोगिता प्राप्त उपयोगिता की इकाइयों को अगर हम जोड़ दें, यानी कि प्राप्त उपयोगिता की इकाइयों के जोड़ को कुल उपयोगिता कहा जाता है। कुल उपयोगिता कहा जाता है, ठीक है? अब यहाँ से एक सीधा-सा अर्थ समझो। मैंने कहा कुल उपयोगिता, आशय क्या है मेरा? आशय है कि जो वस्तु है, वस्तु की प्रत्येक जो अतिरिक्त इकाई है, अतिरिक्त इकाई की खपत से प्राप्त सभी सीमांत उपयोगिताएँ, उनके योग को कहा जाता है कुल उपयोगिता। ध्यान दो, मैं कह रहा हूँ वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त प्रत्येक अतिरिक्त इकाई की खपत से प्राप्त सभी सीमांत उपयोगिता, इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही कहा जाता है कुल उपयोगिता, ठीक है? अब यहाँ पर मैं एक आपके सामने कंडीशन क्रिएट करता हूँ, गौर करना। मैंने कहा कि भाई अगर हम कर दें सीमांत उपयोगिता को शून्य, सीमांत उपयोगिता को हमने शून्य कर दिया, गौर करो। सीमांत उपयोगिता के बारे में आप पढ़ चुके और मैंने उसी सीमांत उपयोगिता को अब कर दिया शून्य। इसका अर्थ क्या है? इसका आशय क्या है? इसका आशय होगा कि हम जो हमारा उपभोक्ता है, उपभोक्ता को उपभोग से कोई उपयोगिता प्राप्त नहीं होगी। इसका सीधा-सा अर्थ यह होता है। फिर से समझो,
कोई उपयोगिता प्राप्त नहीं होगी। ठीक है? अगर आपसे पूछे कि अगर सीमांत उपयोगिता को शून्य कर दिया जाए, इसका सीधा-सा मतलब क्या है? सीधा-सा मतलब होता है कि जो भी उपभोक्ता होगा, वो किसी वस्तु को अगर कंज़्यूम करता है, उपभोग करता है उसका, तो फिर उसको कोई उपयोगिता प्राप्त नहीं होगी। इसके बाद फिर यहाँ पर उपयोगिता नेगेटिव में जाने लगती है। वापस आओ ज़रा। वही आपसे पूछा था, जब सफल उपयोगिता सबसे अधिक हो, तो सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर चौथा। कह रहा है कि जब उत्पादन को कुछ समय के लिए गोदाम में रखकर ऊंची कीमत पर बेचा जाता है। मंडी परिषद की परीक्षा है, तो इस तरह के मार्केट से संबंधित सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ध्यान दो। जब उत्पादन को कुछ समय के लिए आपने गोदाम में रखा, कोई प्रोडक्ट है, आपने उसे गोदाम में रख लिया और फिर इसके बाद उसे ऊंची कीमत पर जब आप बेचते हो, तो उससे उत्पन्न क्या होती है? स्थान उपयोगिता उत्पन्न होती है, या फिर सकल उपयोगिता उत्पन्न होती है, या फिर समय उपयोगिता। इसे कहा जाता है समय उपयोगिता। ठीक है? नेक्स्ट देखो, कह रहा है कि अर्थशास्त्र कल्याण का विज्ञान है। ये शब्द किसने कहे? ये वाक्य किसका है? अर्थशास्त्र कल्याण का विज्ञान है। ये कहा है आर.एल. रॉबिन्स ने, एडम स्मिथ ने, जे.के. मेहता साहब ने, या फिर ये कहा है मार्शल साहब ने। तो मैंने अभी शायद दूसरा क्वेश्चन था हमारा, मैंने इसको डिस्कस किया था। देखो, एक शब्द है जिसे कहा जाता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र मानव कल्याण का अध्ययन करने का विज्ञान है। ठीक, गौर करना इस वाक्य पर। मैंने कहा एक वाक्य है, अर्थशास्त्र मानव कल्याण का अध्ययन करने का एक विज्ञान है। सवाल ये उठता है कि ये फेमस डायलॉग मारा किसने? नाम है, इनका नाम है अल्फ्रेड मार्शल। एक सवाल और पूछा जाता है, जब भी इस तरह के वाक्य आपके सामने आए, तो फिर ये भी पता रखो कि इन वाक्यों को कहा किसने और ये बंदा है कहाँ का। ये बंदा है ब्रिटिश अर्थशास्त्री। ठीक है? तो ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं अल्फ्रेड मार्शल। उन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का अध्ययन करने का एक विज्ञान है। अगर आप ब्रिटिश अर्थशास्त्री की जमात को पूरा देखेंगे, तो आपको एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री और मिलेंगे। इनका नाम है जे.एम. कीन्स। नाम सुना होगा। आप जब मैक्रो इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमी को पढ़ते हैं, तब वहां पर आपको जे.एम. कीन्स के बारे में चर्चा मिलती है। अर्थात वहां पर जे.एम. कीन्स की जो मौजूदगी है, वो आप देख पाते हो। तो जे.एम. कीन्स ने, ये भी ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। इन्होंने अर्थशास्त्र की, ध्यान देना, इन्होंने ही अर्थशास्त्र की एक शाखा को प्रस्तावित किया था। और अर्थशास्त्र की ये शाखा कही जाती है समष्टि। समष्टि यानी कि मैक्रो। समष्टि शाखा को इन्होंने प्रस्तावित किया। और इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ मिलती है? इनकी एक पुस्तक है। एक पुस्तक है द जनरल थ्योरी ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये एक पुस्तक है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अगर आप अर्थशास्त्रियों का नाम ले रहे हो, तो फिर एक आपको दार्शनिक का नाम और मिलेगा। नाम है कार्ल मार्क्स। भला कौन नहीं परिचित है इनसे? ये कौन है? दरअसल कार्ल मार्क्स के विचारों के आधार पर ये बड़े चिंतक थे, और इन्हीं के विचारों के आधार पर अर्थव्यवस्था के दो स्वरूप निकल के सामने आते हैं। अर्थव्यवस्था के दो स्वरूप निकल के सामने आए, और ये दो स्वरूप कौन-कौन से हैं? एक है समाजवादी स्वरूप, और एक है साम्यवादी साम्यवादी स्वरूप। ठीक है, क्लियर हो गया? वापस आओ अपने क्वेश्चन में। कह रहा है कि अर्थशास्त्र कल्याण का विज्ञान है, ये किसने कहा है? ये कहा है मार्शल साहब ने। क्वेश्चन नंबर छठा देखो, कह रहा है कि वर्षा का पानी ये क्या है? क्या ये एक नैसर्गिक वस्तु है? क्या ये एक आर्थिक वस्तु है, भौतिक वस्तु है, या फिर अभौतिक वस्तु है?
आप कहोगे जो वर्षा का पानी है, ये फ्री गुड है। नेक्स्ट देखो, एक वस्तु की कीमत का निर्धारण उसकी किसके द्वारा होता है? पूर्ति के द्वारा होता है, मांग के द्वारा होता है, मांग और पूर्ति के द्वारा होता है या फिर नन ऑफ दीज? आओ समझते हैं इसको। वस्तु की कीमत का निर्धारण करना है आपको। यहाँ पर आओ। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कीमत का निर्धारण की, ठीक है? कीमत का निर्धारण सपोज़ करो कैसे होता है, आओ इसको समझते हैं। सपोज़ करो ये कोई एक व्यक्ति है जो कि एक विक्रेता है। हम बात कर रहे हैं कीमत के निर्धारण की, ठीक है? गौर करना। मैं इसकी 2 कंडीशंस लेता हूँ। ये कोई विक्रेता है जो कि मार्केट में जाके ये टमाटर बेचता है। गौर करो। इसके पास ठेला है और इसके पास टमाटर हैं कुछ। सपोज़ करो इसने टमाटर का प्राइस रखा है ₹50 प्रति किलोग्राम। गौर करना। अर्थात अगर मार्केट में आज हम देखें तो 15 से ₹20 के आसपास आपको टमाटर मिल जाते हैं, लेकिन इसने कीमत कितनी रखी है? ₹50 प्रति किलोग्राम। अर्थात इसने जो कीमत रखी है, क्या कीमत कम है या फिर ज़्यादा है? कीमत इसने रखी है ऊँची, ठीक? ये जो इसकी कीमत है, ये ऊँची है। सवाल मेरा ये है कि अब मुझे बताओ कीमत चूँकि ऊँची है तो इसमें संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? कीमत ज़्यादा है, आपके सामने सपोज़ करो कोई रजिस्टर आया और वो रजिस्टर मार्केट में साधारणतया दिनों में ₹10 का मिलता है, लेकिन एक कोई व्यक्ति आपको ₹50 का दे रहा है, तो आप क्या करोगे? खरीद लोगे? नहीं। तो संभावित परिणाम जब ये कीमत हाई होगी किसी भी वस्तु की, मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है टमाटर का। किसी भी वस्तु की जब कीमत हाई होती है, तो संभावित परिणाम ये होते हैं कि जो टमाटर की आपूर्ति है या उस चीज़ की जो बेची जा रही है, टमाटर की आपूर्ति की मात्रा ज़्यादा होगी। बोलो भाई, की मात्रा ज़्यादा होगी। अगर इसकी आपूर्ति की मात्रा ज़्यादा होगी, आपूर्ति की मात्रा ज़्यादा होगी, क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि लोग खरीदेंगे कम, इसका मतलब क्या है? माँग कम होगी, माँग कम होगी, यानी कि जो आपूर्ति का ग्राफ है, वो सतत रूप से ऊपर जाएगा और जो डिमांड का ग्राफ है, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इंक्लाइंड होगा, नीचे जाएगा। इस प्रकार से इसके संभावित परिणाम 2 हो सकते हैं। एक तो इसकी आपूर्ति ज़्यादा हो सकती है और माँग कम हो सकती है। आपूर्ति ज़्यादा होने का कारण ही माँग का कम होना है, ठीक है? एक तो ये कंडीशन हो गई। अब इसी विक्रेता को हम यहाँ पर दूसरी कंडीशन में समझते हैं। मान लो यही विक्रेता है, जो बेच रहा है। क्या बेच रहा है ये? ये बेच रहा है वही टमाटर और इसने कीमत रखी है ₹5 प्रति किलोग्राम। आम तौर पर मार्केट में 10 से ₹15 प्रति किलोग्राम के होते हैं, लेकिन कीमत इसने बहुत सस्ती रखी है। अर्थात कीमत इसकी कैसी है? कीमत इसकी कम है। अब मुझे बताओ, यहाँ पर भी 2 परिणाम संभावित होंगे। यहाँ पर संभावित परिणाम कौन-कौन से होंगे? इनके बारे में मुझे बता दो। तो सबसे पहला तो परिणाम ये होगा, कीमत कम है, अर्थात जिस गली से ये अपना ठेला गुज़ारेगा, उस गली में भीड़ लग जाएगी, लोग खरीदेंगे ज़्यादा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि माँग बढ़ गई। और अब मुझे बताओ, जब भी कभी माँग बढ़ेगी, तो क्या आपूर्ति बढ़ रही होगी? हाँ, बढ़ भी सकती है। लेकिन जब एक फ़िक्स निश्चित राशि हो किसी क्वांटिटी की, किसी सामान की और माँग यकायक बढ़ जाए, तो फिर आपूर्ति कम हो जाएगी, आपूर्ति कम होगी और यही मौका मिल जाएगा विक्रेता को अपने रेट, अपनी कीमत का निर्धारण करने में। देखा है कभी-कभी जब सेल लगती है, तो वहाँ पे एक एकदम से जब पब्लिक ज़्यादा आ जाती है, तो जो सेलर होता है, वो कीमत बढ़ा देता है तुरंत, ठीक है? तो माँग और पूर्ति इन्हीं पर निर्भर करती है कि किसी भी सामान की कीमत क्या होगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार वस्तु की कीमत वस्तु की कीमत बाज़ार में बाज़ार में माँग और पूर्ति पूर्ति लिख लो या फिर आपको मैं एक और शब्द आपूर्ति लिख देता हूँ। माँग और आपूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित होती है। शक्तियों के द्वारा निर्धारित होती है। ये बात आप समझ पाए? यानी कि कीमत कितनी होगी बाज़ार में किसी वस्तु की, यह निर्भर करता है उसकी माँग और उसकी आपूर्ति की। अगर आपूर्ति यकायक कम होती जाएगी,
तो कीमत का ग्राफ बढ़ता जाएगा। अगर आपूर्ति धड़ल्ले से हो रही है, फिर ज़ाहिर-सी बात है कि माँग अगर कम होगी, तो फिर कीमत हाँ, ऑटोमेटिक डामाडोल स्थिति हो जाएगी। तो अब यहाँ पर आओ, वही सवाल आपसे पूछा गया था कि वस्तु की कीमत का निर्धारण ये किसके द्वारा होता है? माँग पूर्ति के द्वारा। नेक्स्ट देखो 8वां, धन के उपयोग का प्रतिफल, रिवार्ड, ये क्या कहलाता है? धन के उपयोग का प्रतिफल कहलाता है ब्याज। याद रखो ये शब्दावलियां। तो 8वें का सही उत्तर हो जाएगा हाँ, ब्याज। अच्छा, इसमें मैं एक शब्द आपको और परिचित करा दूं, कीमत का निर्धारण। मैंने जो यहाँ पे आपको शब्दावलियां बताई थी, इसमें एक शब्दावली और समझो, ये और पूछी जाती है। ये लिखा है संतुलन कीमत। अब मैंने कहा संतुलन कीमत, इस शब्द को मुझे डिफाइन करो जरा, संतुलन कीमत का अर्थ क्या होता है? बताओ। दरअसल संतुलन कीमत क्या है? आप कहोगे जिस कीमत पर किसी वस्तु की मांग की गई मात्रा और उसकी आपूर्ति की मात्रा दोनों बराबर हो जाएं, वो संतुलन कीमत है। ठीक है, यानी कि जिस कीमत पर जिस कीमत पर किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा उसकी आपूर्ति की मात्रा के बराबर हो जाए, उसकी आपूर्ति की मात्रा के बराबर हो, वही स्थिति कहलाती है संतुलन कीमत। मार्केट से संबंधित एक-एक टर्म्स आपको पता होना चाहिए। मंडी परिषद के लिए, चूँकि मंडी परिषद, हाँ, सचिव आप बैठोगे ही मंडी में, और मंडी भी एक तरह की बाज़ार है, बाज़ार मंडी। ख़ैर, इससे संबंधित हर एक पहलू पर आपकी नज़र होनी चाहिए। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सी पार्ट, अब इसमें भी हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, अगर आप इनमें इंटरेस्टेड हो, तो आप इनसे एनरोल कर सकते हो। जैसे अगर आप यूपी ट्रिपल एससी, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें यूपी जीके और साथ ही साथ कंप्यूटर ये आता है, इसके लिए यूपी और सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि कंप्यूटर के लिए बैचेस आपके लिए उपलब्ध हैं। कूपन कोड अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं इसके लिए, तो KD21 है, आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक। और अगर केवल और केवल आपको कंप्यूटर के बैच से एनरोल करना है, केवल कंप्यूटर के बैच में जुड़ना है, तो फिर आप KD44 44 कूपन का इस्तेमाल करो और आप इससे जुड़ सकते हो। और अगर आप वीपीओ, जो 1468 के आसपास पोस्ट आई थी ग्राम पंचायत अधिकारी की, इस बैच से अगर आप जुड़ना चाहते हो, तो फिर आप पंचायती राज का जो 65 अंक है, इसका बैच आपको मिल जाएगा, जिसमें KD40 कूपन कोड है, आप इसको लगा सकते हो। इसमें 65 अंकों को डिफाइन किया गया है। 65 अंक का मतलब है जो पंचायती राज से संबंधित हैं। 45 आपके पंचायती राज के हैं और 20 अंक आपकी योजनाओं के हैं। तो ये पूरा कंप्लीट बैच है 65 अंकों के लिए। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हो, KD40 ये आपका कूपन कोड है, ठीक है? जिसमें आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस दिया गया है, पंचायती राज का इतिहास, पंचायतों का वर्तमान स्वरूप, कार्य योजना, पंचायत सचिव के काम, कर्तव्य, योजनाएँ भी, ये मतलब वृहद रूप से इसको मैंने कवर करवाया है। इसके अलावा अगर आप वीपीओ के ही, ग्राम पंचायत अधिकारी के ही मॉक टेस्ट से जुड़ना चाहते हो, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। मॉक टेस्ट आपको 10 मिलेंगे और साथ ही साथ इसमें 70 प्लस घंटों का इन्हीं 10 मॉक टेस्ट का डिटेल्ड डिस्कशन कोर्स भी आपको मिलेगा, ठीक है? तो ये कुछ कोर्सेज़ हैं, इनसे आप एनरोल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 में आओ। कह रहे किसी एक आवश्यकता की पूर्ति के लिए कई वस्तुओं की ज़रूरत एक साथ होती है, उन्हें क्या कहते हैं? फिर से समझो। सवाल में कह रहा है कि भाई किसी एक आवश्यकता की पूर्ति के लिए कई वस्तुओं की ज़रूरत एक साथ होती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं समपूरक वस्तुएँ। ध्यान दो, 9वीं का सी पार्ट। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10वां, मुद्रास्फीति का मूल कारण क्या है? ये तो सिंपल सा सवाल है, इन्फ्लेशन। मतलब क्या है? इन्फ्लेशन जैसे माँग बढ़ गई, ठीक है? पूर्ति में कमी हो गई, पूर्ति में कमी हो गई तो रुपया बढ़ गया, और इस प्रकार आपकी इन्फ्लेशन आ गई। अभी कहते हैं आपको, आप कहते हो महँगाई, चीज़ें महँगी हो गईं, यानी पूर्ति की कमी हो गई। आय में वृद्धि तो गलत हो जाएगा, जनसंख्या में वृद्धि ये भी गलत हो जाएगा, सी पार्ट सही हो जाएगा, ठीक? अब इसमें एक शब्द आया है मुद्रास्फीति, अब इसको समझते हैं थोड़ा-सा।
मैंने लिखा मुद्रास्फीति। क्या है ये? क्या बताओगे? इसका सीधा सा तात्पर्य ये होता है अधिकतर चीजें जब अधिकतर चीजें महंगी हो जाएं या अधिकतर चीजों के दाम बढ़ जाएं, तो वो स्थिति महंगाई की स्थिति होती है। अर्थात जब दाम बढ़ जाएंगे तो फिर या फिर हम ये कह दें दाम बढ़ जाए, या फिर हम ये कह दें सामान के पूर्ति में कमी आ जाए। ठीक है, तो सामान की पूर्ति में कमी जब आ जाएगी तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि दाम बढ़ ही जाएंगे। अच्छा, अब इसमें मैं आपसे अगर एक सवाल पूछूं कि मुद्रास्फीति की दर मुद्रास्फीति की दर को किसमें मापा जाता है, तो क्या बताओगे? आप बताओगे मूल्य सूचकांक के आधार पर। मूल्य सूचकांक के आधार पर इसे मापा जाता है। ठीक, मूल्य सूचकांक के आधार पर का मतलब जैसे WPI, यानी कि जिसे कहा जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसके आधार पर मापा जाता है। और मैं कह दूं CPI। CPI क्या है? CPI है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ये क्या होते हैं, इनको कैसे मापा जाता है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्लास फिर आपकी MCQs की क्लास काफी लंबी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, यहीं पर एक मैं शब्द लिख रहा हूँ, क्या आप इससे परिचित हैं? मैंने लिखा फिलिप चक्र। ये क्या होता है फिलिप चक्र? दरअसल यह एक ग्राफिकल चक्र होता है। ग्राफिकल चक्र है। सवाल सीधा सा पूछा जाता है कि ये किन दो एक्टिविटीज के मध्य संबंध दर्शाता है, तो आप बताओगे यह मुद्रास्फीति और बेरोजगारी बेरोजगारी के मध्य संबंध दर्शाता है। सीधा सा सवाल पूछा जाएगा कि फिलिप चक्र निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंध दर्शाता है, तो आप बताओगे मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। कैसे कैसे फिलिप चक्र अ, ऊपर बढ़ेगा नीचे जाएगा, तो ये पूरा का पूरा साइकिल चलता है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे जब इसकी थ्योरी क्लास हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो खैर अभी यहाँ पर एक मैं आपसे शब्दावली का इस्तेमाल, या हम कहें शब्दावली को डिस्कस और करता हूँ। मैंने आपसे मुद्रास्फीति की बात करी, WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, CPI यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, फिलिप चक्र की मैंने चर्चा करी। इसके बाद मैं एक चर्चा शब्द की और करता हूँ, NAIRU। ये क्या है? इसका पूरा नाम मुझे बताओ। पूरा नाम है नॉन एक्सिलरेटिंग इन्फ्लेशन। ये लिखा है मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन रेट ऑफ, इसका यू का मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक। अच्छा, सवाल ये है कि ये जो NAIRU है, या हम कहें रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, नॉन एक्सिलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्या है? तो दरअसल आपने ये पढ़ा, ये रेट है, ये दर है। ये दर कैसी है, या इसमें साम्यता की स्थिति भी कभी आती है? देखो, मैंने लिखा रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि हिंदी में कह सकते हैं बेरोजगारी की दर। इसी शब्दावली से समझना, मैंने लिखा रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब क्या है? बेरोजगारी की दर। बेरोजगारी की यह वह दर है जो कि मुद्रास्फीति की दर की साम्यता में होती है। बात समझ पा रहे हो? हाँ, NAIRU नॉन एक्सिलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वास्तव में यह बेरोजगारी की एक ऐसी दर है जो मुद्रास्फीति की साम्यता में होती है। वापस आओ जरा क्वेश्चन में। मुद्रास्फीति क्या है? आप बताओगे पूर्ति में कमी हो जाना। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि कौन सा उत्पादन का कारक है? उत्पादन का कारक, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखो, जब भी कभी आप किसी वस्तु का उत्पादन करते हो, सपोज करो आप यहाँ पर कुछ बनाना चाहते हो, कोई वस्तु या कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हो, और ये फैक्ट्री है
पेन की। सपोज करो आप प्रयागराज जैसे इलाके में रह रहे हो, जहाँ पर पेन की बड़ी डिमांड है। वहाँ पर स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। आप सोचते हो कि कोई ऐसा क्षेत्र मुझे मिल जाए, जहाँ पर मैं पेन का निर्माण कर सकूँ। तो फिर हमारी यहाँ पर माँग भी है, चूँकि स्टूडेंट्स भी ज़्यादा हैं, और वहाँ पर मैं सप्लाई भी धड़ल्ले से कर सकता हूँ। फिर आपको सबसे पहले क्या चाहिए? आपको चाहिए लैंड, आपको भूमि चाहिए। फिर आपको चाहिए रोकड़ा, पैसा भी चाहिए, और इसके बाद आपको चाहिए लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता। तो ये टोटल 4 घटक हैं। भाई अगर लेबर नहीं होगा तो फिर काम कैसे बनेगा? इंडस्ट्रीज़ के लिए, उद्योग स्थापित करने के लिए लेबर तो होना ही चाहिए। उत्पादन के जो भी कारक हैं, इस फैक्ट्री से फिर आप पेन प्रोड्यूस कर पाओगे, तो पेन क्या हो गया? पेन हो गया उत्पादन। अर्थात अगर हम आपसे सीधा सा सवाल पूछें कि मुझे बताओ उत्पादन के कारक, उत्पादन के कारकों को 4 भागों में क्लासिफाई यानी कि वर्गीकृत किया जाता है। अब मुझे ये बताओ, इनको अगर 4 भागों में क्लासिफाई करोगे, तो मैं बात कर रहा हूँ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन के कारक। कौन-कौन से हैं? एक तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, आपको मिलेगा लैंड, यानी कि भूमि होनी चाहिए आपके पास। लेबर, ये होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास होनी चाहिए कैपिटल और उद्यमिता, यानी कि एंटरप्रेन्योर। ठीक है? ये 4 कारक हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के। अब इसमें आपसे पूछा ये जाता है कि ये जो कारक हैं, इसमें सक्रिय कारक कौन-सा है? देखो, लेबर। वापस आओ ज़रा। सवाल में कह रहा था कि कौन-सा उत्पादन का कारक है? भूमि है? हाँ, है। आपको भूमि चाहिए। श्रमिक है? हाँ, लेबर भी है। और पूँजी भी होनी चाहिए आपके पास। ये सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं। नेक्स्ट देखो 12 नंबर, उत्पादन का कौन-सा ऐसा कारक है या घटक है जो एक्टिव है? भूमि तो एक्टिव नहीं होता है, पूँजी भी नहीं है, श्रम या श्रमिक ये एक्टिव होता है। एक्टिव का मतलब क्या है? एक्टिव का सीधा-सा मतलब है, ये उत्पादन का एक ऐसा कारक है जो सीधे बाज़ार में जाता है। सीधे बाज़ार में जाकर अपनी सेवाएँ देता है, ठीक है? जिसे कहते हैं हम एक्टिव, हाँ, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और अपनी सेवाएँ देगा, और जब सेवाएँ देगा तो जो अंतिम उत्पाद बनेगा, अंतिम उत्पाद बनाने के लिए यही ज़िम्मेदार होता है। बनाने के लिए ये ज़िम्मेदार भी है। तो यहाँ पर आपका श्रमिक सही हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है? कह रहा है कि उत्पादन कारक निष्क्रिय घटक कौन से होते हैं? जो निष्क्रिय होते हैं। भूमि भी होता है, श्रमिक तो नहीं होता है, पूँजी भी, यानी ए और सी दोनों सही हो जाएँगे। नेक्स्ट देखो 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 देखो। कह रहा है कि उद्यम यानी कि एंटरप्राइजेस का पारितोषिक ये क्या कहलाता है? एंटरप्राइजेस उद्यम का पारितोषिक, आपने कोई उद्यम लगाया, अब आपको फल के रूप में उससे क्या मिलता है? फल के रूप में उससे मिलता है मुनाफा। बोलो भाई, लाभ, यही तो मिलता है। आंसर हो जाएगा डी पार्ट। अब कोई इंडस्ट्री क्यों ही लगाएगा अगर उसको मुनाफा ना हो, पारितोषिक ना हो, तो उसका पारितोषिक होता है मुनाफा। 15 नंबर देखो, उपभोग उत्पादन विनियम एवं वितरण आदि से और क्रियाकलापों जो कि एक व्यक्ति इकाई जैसे एकल उद्योग, एकल फर्म एवं एकल उपभोक्ता से संबंधित है, वो क्या कहलाता है? इसे क्या कहते हैं? इसे कौन-सी अर्थशास्त्र के अंतर्गत ये आते हैं? ये आते हैं माइक्रो के अंतर्गत। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है कि वह बाजार जिसमें वस्तुओं के कुछ ही क्रेता होते हैं, लेकिन संख्या अधिक नहीं होती। एकाधिकार बाजार कहलाता है, अल्पाधिकार बाजार कहलाता है, एक क्रेताधिकार बाजार कहलाता है, या फिर अल्प क्रेताधिकार बाजार कहलाता है। कह रहा है कि क्रेता कुछ ही हैं, ज़्यादा नहीं है, संख्या अधिक नहीं है। इसे कहेंगे अल्प क्रेताधिकार बाजार। देखो, इंग्लिश के टर्म्स आपसे पूछे जा सकते हैं, आप कहोगे ओलिगोपोली, ठीक है? ये लिखा है एक क्रेताधिकार बाजार, इसे क्या कहेंगे? इसे कहोगे आप MONOPSONY, मोनोप्सोनी। अल्प अल्पाधिकार बाजार लिखा है, इसे क्या कहोगे? आप कहोगे ओलिगोपोली।
और ये लिखा है एकाधिकार। एकाधिकार का मतलब क्या है? मोनोपोली। इंग्लिश के टर्म्स ये आपको याद जरूर रखने हैं, ठीक है? डी पार्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर में आ जाओ आप 17। उत्तर प्रदेश में राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद, फिर से समझो, उत्तर प्रदेश में राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद, इसकी स्थापना कब हुई थी पता है आपको? 61, 74, 73 या 1935? आप बताओगे 1973। देखो, इसके बारे में मैं दो तीन बातें आपको बता देता हूँ विस्तृत। मैं बात कर रहा हूँ राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की। देखो, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद, ये जो मंडी परिषद है ये कहाँ की है? ये है उत्तर प्रदेश की, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1973 में, 1973 में। जब इसको इस्टेब्लिश किया गया था तो इसका कुछ ना कुछ लक्ष्य रखा गया होगा। बोलो भाई, क्या लक्ष्य था? लक्ष्य ये था कि जो मंडी परिषद है, मंडी परिषद का मतलब ये जो पूरी संस्था है ये मंडी की समितियों को रेगुलेट करेगी, अर्थात मंडी समितियों की जो गतिविधियां होती हैं, गतिविधियों, और उन समितियों के लिए कई सारी सरकार के द्वारा ऐसी नीतियां लागू की जाती हैं, ऐसी कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाती हैं। तो उन योजनाओं को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, उनके लिए एक मार्गदर्शन का काम करता है ये परिषद। यानी कि मंडी समितियों की गतिविधियों और कल्याणकारी योजनाओं, कल्याणकारी योजनाओं के नियंत्रण के लिए, नियंत्रण और मार्गदर्शन के लिए इस संस्था का गठन किया गया, इस परिषद का गठन किया गया। ये शब्द आप देख पा रहे हो, कल्याणकारी योजनाएं। मंडी परिषद से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार चला रहा है, ये टॉपिक आपका अलग से दिया गया है। तैयार करना है ये टॉपिक आपको मंडी परिषद के लिए, ठीक है? चलो मैं एक अधिनियम को आपसे चर्चा कर लूं। उस अधिनियम की एक धारा है, ये धारा है 26 का ए। ये अधिनियम कौन सा है जिसकी धारा मैंने 26 का ए लिख दी है? ये अधिनियम है, इसे कहा जाता है उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन, ध्यान देना, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी परिषद अधिनियम। कब आया था? 1964, 1964 का है ये। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी परिषद अधिनियम 1964, इसकी धारा है 26 का ए। यहाँ पर हमें दो बातें देखने को मिलती हैं। इसमें कहा यह गया है कि राज्य सरकार अगर चाहे तो अधिसूचना के द्वारा, अधिसूचना के द्वारा राज्य कृषि उपज, इन शब्दों पर गौर करना। मैंने लिखा राज्य कृषि उपज बाजार बोर्ड, बाजार बोर्ड के नाम से एक बोर्ड का गठन करेगी, एक बोर्ड का गठन करेगी। ठीक, फिर से समझो। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी परिषद अधिनियम 1964 की धारा है 26 ए। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा राज्य कृषि उपज बाजार बोर्ड, इस नाम से एक बोर्ड का गठन कर सकती है। और जो ये बोर्ड बनाएगा, ये इसका स्थान क्या होना चाहिए? ये होगा लखनऊ में। बात समझ पाए आप? अच्छा, अब मैं कुछ वर्तमान की बात कर लूं, नोट बना के। एक बात याद रखो, मंडी परिषद का चूंकि आपका एग्जाम होना है, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे बताओ उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितनी मंडी समितियां विनियमित हैं? आप बताओगे 251, 251 मंडी समितियां विनियमित हैं, ठीक है? जिसमें से 220 मंडी क्षेत्र, मंडी स्थल उनमें से निर्मित हो चुके हैं। जिसमें से 220, 220 मंडी क्षेत्र में, मंडी क्षेत्र में मंडी स्थल निर्मित हैं। यहाँ तक बात आप समझ पा रहे हो? तो ये उत्तर प्रदेश में मंडी परिषद से संबंधित कुछ बातें हैं, और ये अधिनियम आपको पढ़ना है, मंडी परिषद से संबंधित है, तो आपसे पूछा जाएगा। इसमें बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण धाराएं हैं जो मंडी परिषद को सॉरी, जो मंडी को रेगुलेट करती हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद, इसका गठन कब हुआ? 1973 में या 4 में? 1973 में। नेक्स्ट देखो, अगला सवाल।
कह रहा है कि शीत भंडार, आप मंडी परिषद का पेपर दोगे, तो आप यहाँ पर देखोगे कि बहुत सारा सामान आता है अनाज का, जो कि आप भंडार गृह में रखवाओगे। तो ये जो शीत भंडार होता है, जिसे कोल्ड स्टोरेज बोलते हो, उसका सामान्यतया तापमान कितना रखा जाता है? आपसे डिग्री सेंटीग्रेड में भी पूछ सकता है, आपसे फ़ारेनहाइट में भी पूछ सकता है और आपसे केल्विन में भी पूछ सकता है। तीनों तैयार रखो। मैं फ़ारेनहाइट में बताता हूँ। 30 से लेकर 50 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य। नेक्स्ट देखो 19, वह बाजार जिसमें वस्तुओं का विक्रय उपभोक्ताओं, संसाधनकर्ताओं, निर्यातकों को किया जाता है और वस्तु पुनः विक्रय के लिए अपने मूल रूप में बाजार में नहीं आती है। उसे क्या कहा जाता है? उसे कौन-सा बाजार कहा जाता है? ध्यान दो, बाजार कई प्रकार के होते हैं। अगर आपने कोई वस्तु बनाई, वो उपभोक्ता तक पहुँच गई, घूम फिर के वो अपने मूल रूप में बाजार में अगर नहीं आती है, तो इसे कहते हैं अंतिम बाजार, ठीक है? तो मार्केट के जब हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे, वहाँ पर इन सब के बारे में चर्चा करेंगे और किस प्रकार से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, उन सभी पहलुओं को देखेंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20, वह बाजार जिसमें वस्तु उपभोक्ता की ज़रूरत के अनुसार खरीदी और बेची जाती है, उसे क्या कहते हैं? फिर से समझो। कह रहा है कि एक ऐसा बाजार मुझे बताओ, फिर से मैं आपको बता दूँ, मंडी। ये मंडी क्या है? आपने देखा होगा, मैं जा रहा हूँ बाजार मंडी, सब्जी मंडी में जा रहा हूँ, अनाज मंडी में जा रहा हूँ। ये मंडी भी एक प्रकार का मार्केट है, जहाँ पर चीज़ें खरीदी और बेची जा रही हैं। तो मंडी से संबंधित यहाँ पर देखो, बाजार जिसमें वस्तु उपभोक्ता के आधार पर खरीदी और बेची जाती है, उसे क्या कहते हो आप? थोक विक्रय बाजार। देखो, एक उपभोक्ता है, क्या उपभोक्ता बहुत सारी चीज़ें खरीदता है? एकदम से चीज़ें खरीद लेता है, मान लीजिए अनाज गया, 50 टन खरीद के ले आया, घर में रख लिया, ऐसा तो होता नहीं है। उपभोक्ता को जितनी आवश्यकता होती है, उतना ही वो अनाज खरीदता है, कोई अन्य वस्तु खरीदता है और उसे अपने दैनिक उपभोग के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। इसका मतलब क्या है? माजरा ये है, कुल मिला के लबो-लबाब ये है कि वो इसे फुटकर खरीदता है और जैसे ही उसके उपभोग की सामग्री खत्म हो जाती है, फिर वो मार्केट जाता है, फिर वो खरीद के लाता है, उपभोग करता है। यानी कि वो फुटकर खरीद-फरोख्त कर रहा है। तो इस प्रकार के जो बाजार हैं, जो उपभोक्ता की ज़रूरत के अनुसार खरीदे और बेचे जाते हैं, वो कहलाएँगे फुटकर बाजार, ठीक है? इसे ही आप इंग्लिश में देखोगे तो आप रिटेल जैसा शब्द आप यूज़ करोगे इसके लिए, रिटेलर आपने शब्द सुना होगा। तो ख़ैर, ये हालाँकि ये जो टॉपिक लिखा है कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का परिचय, ये गलत लिखा है, ये ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये 20 क्वेश्चन्स हमने किए मंडी परिषद के लिए, ठीक है? कृषि की अर्थव्यवस्था से संबंधित। तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कौन-कौन है जो मंडी परिषद की तैयारी के लिए लगे हुए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर इस क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। धन्यवाद।